Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Can you hear me, Bilal? Walaikum salam. Yes. Okay. So, starting with this motivating individuals. आज का जो हमारा चैप्टर है इसमें हम सीखेंगे कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को मोटिवेट कैसे किया जा सकता है. Any ideas? एनी आइडियाज? आप अगर एम्प्लॉयर होते तो किस तरह मोटिवेट करते हैं इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को? उनकी सैलरीज बढ़ा देते हैं, बोनस देते हैं मेरा ख्याल है, और प्रमोशन करके. एग्जैक्टली. या नंबर 1 पे इज अ मोटिवेटर, नंबर 2 कोई प्रमोशन वगैरह. ठीक है. और क्या कर सकते थे? और जो है घर दे देते हैं, गाड़ियां दे देते हैं. या यू कैन से बोनस और एनी काइंड ऑफ प्रमोशनल गिफ्ट. ठीक है. टू एनकरेज कि हाँ आपने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, तो जिससे मोटिवेशन रहती है इंडिविजुअल्स की. प्लस अगर कोई हाई की लेवल पर पहुंच जाता है तो चांसेस होते हैं कि वो चेंज स्विच कर ले अपनी कंपनी. तो उनको फिर रोकने के लिए भी, मोटिवेट करने के लिए भी इस तरह के गिफ्ट्स वगैरह देने होते हैं कि भाई आप कहीं और छोड़ के नहीं जाएं, हम आपको चले इंश्योरेंस करा देते हैं, हम आपको चले फ्लैट, हम आपको चले वर्ल्ड टूर, इस तरह की चीजें. ठीक है. तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन यूज टू मोटिवेट. ऑलराइट, ओवरव्यू ऑफ मोटिवेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ये क्या है, जो कि हमें पता ही है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो व्हाट मोटिवेशन इज ऑल अबाउट. Whereas there are two theories, content theory and process theory of motivation. ये दो theories को देखेंगे. फिर हम देखेंगे कि हमें मोटिवेशनल अप्रोच कौन सी चूज करनी चाहिए, रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स में क्या फर्क है, एंड पे एज अ मोटिवेटर कितना फायदेमंद साबित होता है. So, overview of motivation. Please read the definition. Motivation is concerned with what causes act in a certain way, whether it is drinking a glass of water to reduce thirst or working hard to achieve a promotion at work. Right. कोई भी एक्शन, कोई भी इंसान कोई भी एक्शन लेता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, और वो रीजन उसकी मोटिवेशन होता है टू डू दैट एक्शन, टू परफॉर्म दिस एक्शन. फिर चाहे वो एक गिलास पानी पीने का ही क्यों ना हो, चूंकि वो इतना प्यासा होता है तब जाके, मतलब उसकी प्यास उसको मजबूर करती है कि वो जाके वो ग्लास उठाए पानी का और वो पिए. उसके अलावा उसको कोई शौक नहीं है ये काम करने का. ठीक है. तो इसी तरह ऑफिस में भी कोई काम है, कुछ है, तो वो क्यों करें जब तक उनको कोई चीज वो पुश नहीं कर रही वो करने के लिए. दैट इज मोटिवेशन. जो चीज उनको पुश करे, अंदर से उनके आए कि नहीं मुझे ये काम करना है. नाउ the words motives and motivation are commonly used in different contexts to mean the following: goals and outcomes, mental process of choosing desired outcomes, the social process. यानी कि मोटिवेशन दरअसल, देखो डंडे के जोर पे तो डंडे के जोर पे तो फिरौन भी लोगों से काम करवा लेते हैं. तो वो लोग जो है डर के मारे, डर इज द मोटिवेशन. और डर किस चीज का डर? ऑफ पेन, फियर ऑफ पेन. क्यों पेन? क्योंकि वो उनको मारता था, वो अपने सिपाहियों को बोलता था कि जो काम ना करे उनको चाबुक से मारो. सो नाउ दिस यू कैन कॉल इट अ नेगेटिव मोटिवेशन. ठीक है, इसको आप कह सकते हो ये नेगेटिव मोटिवेशन है. यानी कि ये सजा के खौफ से, सजा के खौफ से उससे काम करवाया जा रहा है, और रिवॉर्ड के लालच से, ग्रीड फॉर रिवॉर्ड. ये दो चीजें हैं कि जिसके जरिए किसी दूसरे शख्स से काम करवाया जा सकता है, या उसको डरा के या उसको लालच दे.
ठीक है। अब लालच किस चीज का? लालच प्रमोशन का, लालच पैसों का, लालच वाहवाही का, लालच लाइमलाइट का, लालच फेम का, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो अब दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि मोटिवेट कैसे करें हम अपने एम्प्लॉय को, क्या कह के करें, क्या ना कहें, क्या इसके लिए स्टेप्स उठाएं, क्या ना उठाएं। मोर ओवर, दरअसल जो मोटिवेशन, जो असल लफ्ज है ना, उसका मतलब ये है कि भाई इंसान के अंदर से वो एनर्जी आए टू परफॉर्म। अब वो इंसान के अंदर से एनर्जी वो कैसे हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं किसी भी इंसान में? हम किसी को, जिसको लफ्ज कहते हैं सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड हम कैसे करें किसी को? सेल्फ मोटिवेटेड हम करना चाहते हैं क्योंकि हर वक्त डंडा लेके भागना, हर वक्त लालच देना भाई, और वो भी अब एक ऑर्गेनाइजेशन में सोचो ना कितने हजारों एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हर एक को हम लालच देते फिरे या खौफ से उनको बोले तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे, तो बड़ा ही एक मुश्किल सा काम है। ठीक है, और मोटिवेशन का कोई पक्का यकीन भी नहीं कि एक दफा आपने लालच दे दी तो फॉर एवर वो चलेगा, एक दफा आपने गाड़ी की लालच दे दी तो वो फॉर एवर चलेगा, ये भी नहीं है। बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, हर 3 मंथ्स में, हर 6 मंथ्स में, क्योंकि जाहिर है इंसान है, इमोशंस अप एंड डाउन होते रहते हैं। सो नीड्स, अब ऐसा क्या काम करें या ऐसे क्या एक्शंस लें कि जिससे हम एक स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टम डेवलप कर सकें। Now needs and goals क्या है? People have, पढ़िए, People have certain innate needs and goals through which they expect their needs to be satisfied. Both of these drive behavior. राइट, हर इंसान की कुछ नीड्स होती हैं पैदाइशी और कुछ गोल्स होते हैं, और वो उनके पीछे भागता है जिसकी वजह से उनका जो रवैया है वो बनता है। ठीक है, नीड्स और राइट्स। अब अगर कोई शख्स नौकरी कर रहा है तो उसकी नीड है कि उसको पैसे चाहिए क्योंकि उसको घर चलाने हैं, उसका पेट जुड़ा हुआ। ठीक है, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उसको बस एक्सपीरियंस चाहिए, उसको काम करना है, उसको सीखना है, ये भी एक उसका गोल हो सकता है। तो जो भी गोल है वो उसके तहत वो फलाना शख्स काम करता है। नेक्स्ट, each individual also has a set of goals. The relative importance of those goals to individual may vary with time, circumstance and other factors. अब अभी आपका गोल है ACCA करना, मगर जब कर लोगे तो तब आपका गोल ACCA करना नहीं रहेगा. It will change with time, circumstance and other factors, of course. That's what they are saying. Influence क्या है? Childhood environment and education, experience, age and position, culture, self concept, ये सारी चीजें. Then basic assumptions of motivation are that, basic assumptions क्या हैं? मोटिवेशन की बेसिक assumptions क्या हैं? प्लीज पढ़िए. People behave in such a way to satisfy their goals. An organization is a position to offer some of the satisfaction. People might seek relationships and belonging, challenging and achievement, progress on the way to self-actualization, security and structure, and so on. The organization can therefore influence people to behave in ways it desire to secure work performance by offering them the means to satisfy their needs and fulfill their goals in return for that behavior. This process of influence is called motivation. If people's needs are being met and goals being fulfilled at work, they are more likely to have a positive attitude to their work and to the organization and experience job satisfaction. Right. तो ये तमाम चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये बेसिक अजम्पशन है मोटिवेशन की. नंबर 1, लोग बिहेव करते हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, मतलब कोई भी एक्शन वो लेगा अपनी नीड्स को सेटिस्फाई या फुलफिल करने के लिए. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस पोजीशन में है कि वो कुछ लोगों को ऑफर कर सकती है कि भाई हम आपका महीने का राशन हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो ये एक अच्छा रहता है लोगों को अपने साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए जोड़ने का. ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन कैन देयरफॉर इन्फ्लुएंस पीपल टू बिहेव इन वेज इट डिजायर्स. इस तरह
अब देखो ना, ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है, ठीक है, वो उसको अचीव करना चाहती है, मगर लोगों के बगैर तो ये मुमकिन नहीं ना, लोग परफॉर्म करेंगे तो उसका गोल अचीव होगा, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन को दरअसल विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है कि उसका काम भी हो जाए और लोग भी खुश रहें और लोग साथ भी दें और चले भी। तो क्या करो, लोगों के अपने गोल्स होते हैं, हर किसी का अपना गोल होता है, किसी के लिए कुछ इंसेंटिव है, किसी के लिए कुछ इंसेंटिव है। हो सकता है किसी ऐसे लेबर के लिए राशन उसके लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव हो, मगर किसी दूसरे लेबर के लिए राशन उसके लिए इंसेंटिव ना हो, क्योंकि वो कमा लेता है इतना कि उसका राशन हो जाता है। हो सकता है उसके लिए इंसेंटिव घर हो कि उसका घर, उसकी झोपड़ी जो है वो उसमें से पानी गिर रहा है, तो उसको तो घर चाहिए, उसको तो सर छुपाने की जगह चाहिए। तो हर तरह के लोग अलग अलग अंदाज से मोटिवेट होंगे, अलग अलग, हर एक के अलग अलग गोल्स हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन लोगों के गोल्स को अपना गोल समझ लेगी तो लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अपना गोल समझ लेंगे। सिंपल एज इट इज, फॉर्मूला है, यू टेक केयर ऑफ मी, आई विल टेक केयर ऑफ यू, खत्म का। आप मुझे सेटिस्फाई करो, मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा। ये टू वे अप्रोच है और ये विन विन सिचुएशन है, और ये पहल ऑर्गेनाइजेशन को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ज्यादा मजबूत होता है, जो ज्यादा पावरफुल होता है, जो ज्यादा इल्म वाला होता है, वही पहल करता है। अब ये आम से लोगों को ये तो ये समझते हैं ना, इनकी क्या औकात, इनकी क्या सकत, मगर इनको नहीं पता कि इनके वो परफॉर्म करने से ऑर्गेनाइजेशन की को कितना बेनिफिट है, या इनका दिल लगा के काम करने से ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेनिफिट है, इनको नहीं पता। तो जब आप इनका दिल जीत लोगे तो ये आपके लिए दिल लगा के काम करेंगे ना, सीधी सी बात, ठीक है। हाउ यूजफुल इज मोटिवेशन एज अ कॉन्सेप्ट, पढ़िए। Motivation is a useful concept despite the fact that impact of motivation, job satisfaction and moral on performance are difficult to measure. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो है मोटिवेशन जो है एक यूजफुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो है इसका इम्पैक्ट या इसको मेजर नहीं कर सकते, मुश्किल है मेजर करना। नेक्स्ट, The impact of motivation, moral is a term drawn primarily from a military context to denote the state of mind or spirit of group spirits, particularly regarding discipline and confidence. It can be related to satisfaction since low moral implies a state of dissatisfaction. डिससैटिस्फैक्शन, ठीक है। मोरल इज अ टर्म ड्रॉन प्राइमरी फ्रॉम मिलिट्री context to denote the state of mind or spirit of a group. Esprit de corps, ये एक लैटिन का वर्ड है, particularly regarding discipline and confidence. It can be related to satisfaction since low morale implies a state of dissatisfaction. जब किसी का भी मोरल लो हो, समझ जाओ कि वो डिससैटिस्फाइड है, खुश नहीं है अपने काम से या उस काम से जहां वो, या उस ऑर्गेनाइजेशन से जहां वो काम कर रहा है। नेक्स्ट, the signs by which low morale or dissatisfaction are gauged are also ambiguous. देखो भैया, ये तो ये जो चीज है कि मोटिवेशन कैसे पता चलेगा कि कुछ लोग मोटिवेटेड है या नहीं, हाउ टू मेजर, सो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। ये आपकी नजर है, आपकी बसीरत है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कुछ लोग डिससैटिस्फाइड है, तो फिर डिससैटिस्फाइड किस एंगल से, क्यों है, तो ये कैसे मेजर करें कि डिससैटिस्फाइड है या नहीं, ये भी सब्जेक्टिव है। तो भाई किसी का मुंह लटका हुआ है तो मैंने सोचा कि शायद डिससैटिस्फाइड है, मगर हो सकता है दरअसल उसके घर में कोई मसला हो, वो ऑर्गेनाइजेशन से तो खुश है, मगर घर में कोई मसले चल रहे हो जिसकी वजह से वो डिससैटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड डिफिकल्ट तो नहीं है खैर, मगर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई एक फॉर्मूला नहीं है 2+2=4, ठीक है। ये आपकी बसीरत के ऊपर है कि हर इंसान दूसरे इंसान को किस नजर से देख रहा है और किस इल्म और शऊर के साथ देख रहे हैं कि उसका चेहरा देखते ही पहचान रहे कि इसको कोई तकलीफ है।
तो ये परेशान है या इसको कोई मसला है, तो ये है साइन, ये बताना चाह रहे हैं। देन लो प्रोडक्टिविटी, अब लो प्रोडक्टिविटी इज अ साइन, क्योंकि अब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ सिम्टम्स आपको नजर आ सकते हैं, और सिम्टम्स की शक्ल क्या होगी? पहली शक्ल लो प्रोडक्टिविटी, उससे काम नहीं हो रहा, 10 चेयर्स बनानी थी दिन में, वो दिन में सिर्फ 3 ही चेयर बना पा रहे, हालांकि पहले वो 10 का टारगेट अचीव कर रहा था, मगर अब वो पता नहीं उसको क्या हुआ है, वो सिर्फ 3 चेयर्स बनाते हैं। लो प्रोडक्टिविटी। हाई लेबर टर्नओवर, बहुत सारे एम्प्लॉइज जल्दी जल्दी छोड़ के जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, दिस इज आल्सो अ सिम्पटम कि भाई क्यों छोड़ के जा रहे हैं, यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ही मसला है जिसकी वजह से लोग इतना छोड़ के जा रहे हैं हमें। देन एटीट्यूड सर्वेज पढ़िए। Attitude survey may also be used to indicate workers' perception of their job satisfaction by way of interviews and questionnaires. Satisfaction, job satisfaction by way of interview or questionnaire। आप इंटरव्यूज ले सकते हो, आप क्वेश्चनर बना सकते हो, आप फीडबैक बना सकते हो, ये सब आप बनाओगे तो ये आपका एटीट्यूड सर्वे सामने आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, दो थ्योरीज है, कंटेंट थ्योरीज एंड प्रोसेस थ्योरीज। क्या कहती हैं कंटेंट थ्योरीज? पढ़िए जरा। Ask the question, what are the things that motivate people? They assume that human beings have a set of needs of desired outcomes. Maslow hierarchy of needs and bugs to affect the theory both discussed shortly are two of the most important approaches of this type. हर्जबर्ग और मैस्लो, मैस्लो की हायरार्की है ऑफ नीड्स की, वो कहता है कि लोगों की सबसे पहली नीड होती है उनकी फिजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, फिर उसके बाद उनकी इमोशनल नीड्स, फिर उसके बाद उनकी सोशल नीड्स, फिर उसके बाद उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये एक हायरार्की है कि जब ये तो बेवकूफाना बात हो जाएगी ना कि आपने किसी की फिजिकल नीड्स को फुलफिल किए बगैर आप उसको इमोशनल नीड्स दिए जा रहे हो। पहले उसकी फिजिकल नीड्स तो पूरी करो, रोटी कपड़ा मकान जो उसका बेसिक राइट है। अगर वो भूखा होगा वो क्या खाक काम करेगा, या उसको खाक पे कोई और चीज मोटिवेट करेगी? अगर उसके पास कपड़ा नहीं होगा तो वो खाक कंफर्टेबली उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकेगा, फटे पुराने कपड़ों में दूसरे एम्प्लॉइज देख रहे हैं। तो आप पहले उनको यूनिफॉर्म दें, कपड़ा दें, आप उन्हें उनका पेट भरें, एंड देन आप उनसे काम निकलवाएं। फिर उनका घर, जाहिर है अगर घर उनके पास नहीं है, परेशानियां हैं, तो वो काम पे फोकस कैसे कर पाए? तो जो इंसान की फिजिकल नीड्स फुलफिल्ड है, फिर आप उसको फिजिकल नीड्स या फिजिकल का लालच देकर, रोटी कपड़ा मकान का लालच देकर फिर आप उसको रोक नहीं सकते, दैट विल नॉट मोटिवेट। जिसकी फिजिकल नीड्स पूरी हो चुकी हो उनकी बात कर रहे हैं, तो फिर उनको हम नेक्स्ट लेवल पर लेकर आए, इमोशनल नीड्स, या फिर नेक्स्ट लेवल पर लेकर आए सोशल नीड्स, या फिर और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। तो हर एक इंसान की अलग अलग नीड्स है क्योंकि वो अलग अलग लेवल पर खड़ा है। तो कंटेंट थ्योरी कहती है कि पहले पूछो कि व्हाट आर द थिंग्स दैट मोटिवेट पीपल, कौन सी चीजें हैं जो लोगों को मोटिवेट करती हैं। और सबसे पहले हर इंसान को डिफरेंट चीज मोटिवेट करती है, तो जरूरी नहीं अगर आपने एक सालाना बोनस दिया है तो सारे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हो जाए, नहीं, वो कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। तो इट्स बेटर कि आप कस्टमाइज मोटिवेट करो लोगों को कि इनको इसकी जरूरत है तो इनको ये दिया जाए, उसको फलानी चीज की जरूरत है तो उसको इस तरह से मोटिवेट किया जाए, उनकी जरूरतों के हिसाब से। नेक्स्ट, प्रोसेस थ्योरीज। Ask the question, how can people be motivated? They explore the process also which outcomes become desirable and are pursued by individuals.
This approach assumes that people are able to select their goals and choose the path toward them by conscious or unconscious process of calculation, expectancy through theory, and Handy's motivation calculus discussed later are theories of this type. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है इसलिए यूज होता है कि मालूम कर सकें कि लोगों को क्या चीज चाहिए, और जो है ये एज्यूम करते हैं कि वो खुद ही सेट करें अपने गोल्स और अपने पास। They explore the process through which outcomes become desirable and are pursued by individuals. अब देखो, एक होता है, एक तरीकेकार की भी बात होती है। आप अगर एक इंसान है, ठीक है, वो आपका लेबर है और आप एम्प्लॉयर हो, ठीक है, आपने इस थ्योरी को देखकर तो आपने पहचान लिया कि ये बंदा जो है इसको राशन की जरूरत है, या इसका भी घर में बड़ी मुश्किलात है, इसलिए उसको राशन दिया जाए, ठीक है। अब एम्प्लॉयर इसको फेंक के दे राशन, ये ले, जा, मर, खा, अपनी फैमिली को खिला, चावल की बोरी ऐसे फेंक के दे, तेल का पैकेट फेंक के दे, ले। तो आपको क्या लगता है कि ये तरीकेकार कि जो उसको थोड़ा जलील करके, इसको थोड़ा इंफीरियर फील करा के इसको राशन दिया जा रहा है, तो क्या अब ये शख्स राशन उठाएगा या नहीं उठाएगा? क्या इसकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? अगर बहुत मजबूर होगा और बच्चों वाला होगा तो शायद ये फेंका हुआ राशन भी उठा ले, मगर जो चोट इसको सेल्फ एस्टीम पर लगी है, आपको लगता है कि ये मोटिवेटेड होगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा अच्छे से काम करेगा? यस और नहीं? नहीं करेगा। तो दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप किस प्रोसेस के थ्रू किसी को कोई चीज पेश करते हैं। ये फेंक के भी की जा सकती है, ये खामोशी से भी की जा सकती है, ये अखलाकी तरीके से भी की जा सकती है। इसी तरह हर चीज का मामला है। ये तो हमने एक राशन की बात की, हम कोई और चीज भी अगर किसी को ऑफर कर रहे हैं तो उसको अगर हम ऑनर करके ऑफर करेंगे तो वो खुशी से लेगा, मगर हम किसी को डिग्रेड करके और इंफीरियोरिटी उसको कॉम्प्लेक्स में डाल के या उसको जलील करके कोई चीज देंगे तो उसको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट पहुंचेगी। शायद 70% चांसेस है कि वो उसको एक्सेप्ट ही ना करे, 30% चांस है कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले मगर दिल में उसकी बात रह जाए। ठीक है। सो प्रोसेस थ्योरी हाउ, ये भी बड़ा जरूरी और इम्पोर्टेंट। कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, इसकी फिर डिटेल्स आई हैं, ये आपके सामने मैस्लोस हायरार्की। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, फूड, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान। देन सेफ्टी नीड्स फॉर सिक्योरिटी, ऑर्डर, प्रिडिक्टेबिलिटी, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, यानी खौफ ना हो कि भाई कोई मुझे मारेगा, सजा देगा, मुझे चाबुक लेके खड़े हैं मैनेजर्स। लव एंड सोशल नीड्स, रिलेशनशिप, अफेक्शन, बिलोंगिंग, ये इसको इमोशनल नीड्स भी कहते हैं। Esteem needs for independence, recognition, status, respect from others, self-actualization, fulfillment of personal potential. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिल्कुल पीक पर है, ये बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ये मैस्लो ने ये हायरार्की बताई है कि आप देख लो कि कौन सा शख्स किस लेवल पर खड़ा है, तब आपको उसके नेक्स्ट लेवल की चीज दोगे तो आपको वो मतलब मोटिवेट होगा, नहीं तो नहीं। अच्छा जी, इसके बाद है हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी क्या कहती है, जरा पढ़। Herzberg identified two basic need systems that need to avoid unpleasantness and the need of personal growth. He suggested factors which could be offered by organization to satisfy both types of need, hygiene and motivator factor respectively. राइट, हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी कहती है कि एक तो बेसिक है जिसको कहते हैं टू अवॉइड प्लेजेंटनेस। यार कोई भी वर्कर जो है कड़ी गर्मी में धूप में काम नहीं करना चाहता,
कोई भी लेबर जो है, एम्प्लॉय जो है, एक खड़ूस मैनेजर या सुपरवाइजर के अंडर काम नहीं करना चाहता। वाई? टू अवॉइड अनप्लेजेंटनेस, कि भाई तकलीफ होगी, वो गालियां बकता है, वो बहुत लिथाड़ देता है सबके सामने, जो भी, टू अवॉइड दैट अनप्लेजेंटनेस। ये हर किसी की एक साइकी है कि वी ह्यूमंस वर्क लाइक दिस, कि हम पेन को अवॉइड करने के लिए काम करते हैं, भागते हैं उस काम से कि जहाँ पे पेन हो, और एक हम उसके पीछे भागते हैं कि जहाँ प्लेजर हो या हमारी पर्सनल ग्रोथ। प्लेजर के पीछे भागना, पेन से दूर भागना, ये फितरती अमल है। नीड फॉर पर्सनल ग्रोथ, ही तो इसने कहा कि यही दो चीजें हैं। अब आप इन दोनों में से आप देख लो कि एक हाइजीन का मामला भी आता है, क्योंकि पेन से भागोगे, हाइजीन के मामलों को सही रखोगे तो इंसान खुश रहेगा कि भाई मुझे साफ सुथरा एनवायरनमेंट मिल रहा है, अच्छे लोग हैं, साफ सुथरे लोग हैं, गंदा एनवायरनमेंट नहीं है, तो आप इवन फीमेल्स विल फील कंफर्टेबल टू वर्क ओवर देयर, ठीक है, तो इवन मेल्स विल फील गुड टू वर्क ओवर देयर, दे विल फील गुड अबाउट इट। मोटिवेटिंग फैक्टर्स और क्या है कि आप मजीद कोई एनहांस करो उनकी चीज, पर्सनल उनकी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए कोई चीज रखो, या जैसे कि मैस्लो की हायरार्की है कि उनकी जो भी मोटिवेशन या गोल्स है उससे उनको करीब करने की कोशिश करो। इन शॉर्ट, you keep people happy, people will keep you happy. Give and take है, लॉ है, समझ लो। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, लहा मा कसबत वालैहा मक्तसबत, जो करोगे जैसा करोगे वैसा पाओगे, राइट? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस थ्योरीज। प्रोसेस थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी है ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। जरा पढ़ें इसको, ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। Expectancy theory basically states that the strength of a result of their effort to contribute to their personal needs or goals. Expectancy theory basically states that the strength of an individual's motivation to do something will depend on the extent to which they expect the results of their efforts to continue to contribute to their personal needs or goals. क्या कह रहे हैं? Expectancy theory क्या कह रही है कि strength of an individual's motivation to do something, किस कोई इंसान मोटिवेटेड है, कितना मोटिवेटेड है, वो किस पे डिपेंड करेगा? will depend on the extent to which they expect the results of their efforts. Will depend on the extent to which they expect the results of their efforts to contribute to their personal needs or goals. Depend on the extent to which they expect the results of their efforts to contribute to their personal needs or goals. अब इसकी equation है basically. F is equals to V multiplied by E. What is F? F is the force or strength of the individual's motivation to behave in a particular way. What is V? Balance, the strength of the individual preference for a given outcome or reward. E, expectancy, the individual's perception that the behavior will result in the outcome reward. F force हो गया, V balance हो गया यानी strength हो गई, E is equals to expectancy के perception के इसका behavior क्या result लेकर आएगा, मतलब हमने कोई अमल किया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रिवॉर्ड सोचा कि हम इस एम्प्लॉय को देंगे, तो उस रिवॉर्ड की लालच या तलब उस एम्प्लॉय में कितनी है, दैट इज बैलेंस, मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेंसी के हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब हम उसको ये लालच या ये रिवॉर्ड या ये इंसेंटिव देंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि उसकी परफॉर्मेंस 10 टाइम्स ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर
force or strength of individual's motivation to behave in a particular way. यानी वो कितना motivated हो गया organization के लिए काम करने में. So that is F is equals to V multiplied by E. That is the Victor Vroom's expectancy theory. Next, managerial implications of process theories. Managerial implications क्या कह रही हैं? पढ़िए. Intended results should be made clear so that the individuals can complete their motivation calculation by knowing what is expected, the reward, and how much effort it will take. Individuals are more committed to specific goals which they have helped to set themselves, taking their needs and expectations into account. Immediate and ongoing feedback should be given without knowledge of actual result. There is no check that the expenditure was justified or will be justified in future. If an individual rewarded according to performance right to standards, management by objective, however, they may well set lower standards. The expectancy part of the calculation likelihood of success and reward is greater if the standard is lower, so less expense of E is indicated. Right. क्या समझ आ रही है? Standard इसमें जो है वो फर्स्ट वाला है वो ये है कि इंटेंडेड रिजल्ट शुड बी मेड क्लियर, यानी कि अगर वो जितनी एफर्ट लगाएंगे तो उन्हें पता होगा कि उन्हें क्या चीज रिवार्ड में मिल सकती है. Intended results should be made clear. बता दिया जाए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है, so that the individual can complete the motivation calculation by knowing what is expected, the reward and how much effort it will take. ठीक है. अब एक तरीका ये भी होता है कि पहले रिवॉर्ड दो. ठीक, रिवॉर्ड पहले नहीं दिया जा सकता. ठीक है, रिवॉर्ड हमेशा बाद में देते हैं. और किस पे देते हैं? परफॉर्म करने के बाद, परफॉर्मेंस को देखते हुए. अगर वो डिजर्व करते ही है परफॉर्मेंस, तब वो रिवॉर्ड मिलते हैं. तो अगर आप एम्प्लॉइज को ये बता दो कि आप में से जो इस महीने सबसे बेहतरीन परफॉर्म करेगा, हम बाय द एंड ऑफ द मंथ उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का रिवॉर्ड देंगे, साथ में कुछ कैश अमाउंट भी उसको मिलेगी. तो अब ये सुन के एम्प्लॉइज मोटिवेटेड हो. अगर मैं सिर्फ इतना बताती कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलेगा, तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ किसे चाहिए? सर्टिफिकेट, कागज का टुकड़ा. ठीक है, तो वो शायद मोटिवेटेड नहीं होते. मगर मैंने उनको क्लियरली बताया कि इसके साथ एक कैश रिवॉर्ड भी शामिल है. कितने का वो हम नहीं बता सकते, मगर वो सरप्राइज है, तो वो आप काम करें. ठीक है, तो ये चीज मोटिवेट करेगी बंदों को. तो यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कि वो क्या काम करें, कौन सी परफॉर्मेंस को ये रिवॉर्ड मिलेगा, किस तरह की परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड मिलेगा. मे बी प्रोड्यूसिंग 1000 परफेक्ट यूनिट्स, मे बी कंप्लीटिंग योर लेबर टाइम, योर आवर्स, मे बी टू मे बी सेटिस्फाइड कस्टमर्स जिन्होंने ज्यादा 5 स्टार्स दिया. अगर आपके इस महीने 45 स्टार्स हो जाते हैं, 40 कम से कम 40 कस्टमर्स ने 5 स्टार्स आपको दिए, तो मतलब आप इस अवार्ड के हकदार. अब इसी तरह individuals are more committed to specific goals which they have helped to set themselves, taking their needs and expectations into account. अब कुछ चीजें एम्प्लॉइज या इंडिविजुअल्स खुद ही अपने लिए सेट कर लेते हैं गोल और उस पर काम करने लग जाते हैं. इमीडिएट एंड ऑनगोइंग फीडबैक बड़ा जरूरी है कि अगर कोई एम्प्लॉय गलत परफॉर्म कर रहा है, ये सोच के कि मैं सही कर रहा हूँ, तो उसको फौरन करेक्ट कर दिया जाए, बेटा तुम गलत ट्रैक पे हो, इस ट्रैक पे आ जाओ, वहां पे रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला. If an individual is rewarded according to performance tied to standards, however, they may well set lower standards. The expectancy part of calculation
likelihood of success and reward is greater than the standard is lower, so less expense of E is indicated. ये कह रहे हैं कि आप भले लो स्टैंडर्ड रखो परफॉर्मेंस का, मतलब एक बेंचमार्क जो होता है, ऐसा नहीं कि आपको 100% मिलेगा तो आप उसको रिवॉर्ड दोगे, नहीं। अगर उस बंदे ने 50% भी कर लिया तो आप उसको रिवॉर्ड दो। तो आप अपना स्टैंडर्ड लो रखो, अगर एम्प्लॉय को यही शो करो कि नहीं वो तो उसके परफॉर्मेंस के ऊपर है, ठीक है। तो ये भी एक चीज है। तो ये मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस और प्रोसेस थ्योरीज, ये दरअसल प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं कि आप किस तरह उन्हें मोटिवेट कर सकते हो, ये एक तरीके का है रिवॉर्ड देने। नेक्स्ट, चूजिंग अ मोटिवेशनल अप्रोच। दो तरह की अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच है मैकग्रेगर की, जो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को इंट्रोड्यूस करते हैं। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, जरा पढ़िए। थ्योरी एक्स, Theory X suggests that most people dislike work and responsibility and will avoid both if possible. Because of this, people must be concerned, controlled, directed, and or threatened with the punishment to get them to make an adequate effort. Managers who operate according to these assumptions will tend to surprise closely, apply detailed rules and controls, and use carrot and stick motivator. क्या कह रहे हैं? Theory wise suggests that people's physical and mental effort in work is as natural as play or rest. The ordinary person does not. ये थ्योरी एक्स कह रही है उठाना। जी, थ्योरी एक्स, बिलाल कैन यू हियर मी? यस। थ्योरी एक्स कह रही है कि लोगों को काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लिहाजा उनको डंडे के जोर पे काम कराया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, उनको डायरेक्ट किया जाए, उनको थ्रेटन किया जाए, उसको इंस्ट्रक्शन दी जाए, उनको पनिशमेंट का डर दिया जाए, उनको नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जाए। बोलता है कि कैरेट एंड स्टिक वाला मामला रखो, कैरेट आगे आगे, स्टिक पीछे पीछे। तो थ्योरी एक्स ये कहती है। थ्योरी वाई कहती है कि नहीं, फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट इन वर्क इज एज नेचुरल एज प्ले और रेस्ट। यानी इंसान जो पैदा हुआ है वो उसको फिजिकली काम करना अच्छा लगता है, मेंटली काम करना अच्छा लगता है, तो उसको उसको ये नहीं समझो कि वो डिसलाइक करता है। तो अब आप क्या करो, आप उसको गोल दो, आप उसको अवार्ड बताओ, रिवॉर्ड बताओ, आप उसको मोटिवेट करो, आप उसको कंसल्ट करो, आप उसको फैसिलिटेट करो, आप उसको पॉजिटिव फीडबैक दो, आप उसको चैलेंजिंग काम दो, आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन आल्सो एक्ट्स एज अ मोटिवेटर। क्यों? क्योंकि उस बंदे को फील होता है कि अच्छा मुझे ये जिम्मेदारी दी जा रही है, यानी मुझ पर ट्रस्ट किया जा रहा है, यानी कि मुझे जो है आप मतलब यू थिंक दैट आई कैन डू इट, यू थिंक आई एम केपेबल। तो इससे इंसान को अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझ पर एतमाद किया जा रहा है। सो दैट इज थ्योरी वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स। रिवॉर्ड और इंसेंटिव में क्या फर्क है बिलाल, आपकी अभी करंट अंडरस्टैंडिंग क्या है? ऑलराइट, पढ़िए, डेफिनेशंस पढ़िए और समझाइए। Reward is a token, monetary or otherwise, given to individual or team in recognition of some contribution or success. An incentive is the offer or promise of a reward for contribution or success designed to motivate the individuals or team to behave in such a way to earn it. In other words, the carrot dangled in front of the donkey. रिवार्ड जो होता है वो टोकन होता है, मॉनेटरी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी तरह से होता है, और जो इंसेंटिव होता है वो जो है प्रॉमिस होता है कि अगर आप सक्सेस हो गए तो आपको जो है ये चीज देंगे, इस तरीके का कुछ। यस, रिवॉर्ड और इंसेंटिव में फर्क इतना होता है कि रिवॉर्ड जो है वो परफॉर्मेंस हो गई और उसके बाद दे दिया जाता है, ठीक है। इट्स लाइक अ सरप्राइज, किसी को नहीं पता होता कि ये मिलना है,
इट्स अ सरप्राइज। आपने ऑनेस्टली काम किया और कंपनी ने आपका परफॉर्मेंस देखी और आपको रिवॉर्ड दे दिया खुश होके। अब जरूरी नहीं कि ये हर महीने किसी ना किसी को देगा, हो सकता है रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट करके दे दे, कभी भी जब वो खुश हो जाए। तो रिवॉर्ड इस तरह से। वेरएज इंसेंटिव आप सबको अनाउंस करते हो, आप बताते हो कि जो एक महीने में बेहतरीन परफॉर्म करेगा उसको हम फलानी चीज देंगे एज अ रिवॉर्ड। So let's see who performs their best for this month. So now this is an incentive where you're announcing, where you're telling everyone, you're promising, you're offering that जी इसके इस काम के नतीजे में आपको ये रिवॉर्ड मिल सकता है अगर आप डिजर्व करते हो तो। So इंसेंटिव पहले से बता दिया जाता है, रिवॉर्ड अचानक से बाद में दे दिया जाता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। अच्छा, फिर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या मतलब है? रिवॉर्ड्स में भी एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल टू द वर्क एंड इंडिविजुअल, इंट्रिंसिक अराइजिंग फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क इटसेल्फ, कि वो एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो जाके उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक। और अगर मतलब उसकी परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, कोई और वजह है कि जिसकी वजह से उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, तो वो एक डिफरेंट चीज है। अब एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड में हम क्या कह सकते हैं? पे, बेनिफिट्स, नॉन कैश इंसेंटिव जैसे कि वर्ल्ड टूर करवा देना, गाड़ी दे देना, वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। These are separate from the job itself. ये जॉब की उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे उसको नहीं दिया जा रहा। हो सकता है उसको वैसे ही कि आपके यहाँ पे 25 साल पूरे हो गए हैं, आप 25 साल से यहाँ काम कर रहे हैं तो हम आपको अवार्ड दें, या आपको अब 10 साल हो गए, या आपने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया क्योंकि वहां पे हो सकता है कोई हादसा हो गया हो, फायर, आग लग गई हो और उस बंदे ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया हो, तो वो उसके काम से तो रिलेटेड नहीं है ना, वो तो उसकी बीइंग अ ह्यूमन, उसको वो रिवॉर्ड दिया था, बीइंग अ गुड ह्यूमन, उसकी किसी कार्यकर्ता पे, बट नॉट रिलेटेड टू द वर्क। इंट्रिंसिक इज रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्क, टू द परफॉर्मेंस। ठीक, क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये रिवॉर्ड सिस्टम बाकी सब पढ़ लीजिएगा। जॉब डिजाइन एज अ मोटिवेटर, आपका जॉब डिजाइन भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है कि आपकी जॉब डिजाइन किस तरह से की गई। वेल, देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू इट एज वेल। जॉब एनरिचमेंट पढ़िए। थ्री वेज ऑफ, ये रीड करना है जी पढ़िए। three ways of improving job design to make job more interesting to the employee and hopefully job increment, job enlargement and job rotation. ये 3 तरीके हैं जिससे आप जॉब डिजाइन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। नंबर 1 जॉब एनरिचमेंट, नंबर 2 जॉब एनलार्जमेंट, नंबर 3 जॉब रोटेशन। सीधी सी बात है, जॉब रोटेशन तो आपको बात समझ आ रही होगी कि अगर जैसे 4-5 डिपार्टमेंट्स हैं तो कभी एम्प्लॉय को इस डिपार्टमेंट में डाला जा रहा है, फिर 1 साल बाद इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा है, फिर 1 साल बाद इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा है, तो दैट्स जॉब रोटेशन। डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स उसको करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का मतलब ये नहीं कि मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट मगर सेम जॉब, नहीं नहीं, डिफरेंट जॉब। अब वो सेम डिपार्टमेंट में भी डिफरेंट जॉब हो सकती है, ठीक है। पहले वो यहाँ पे था, अब उसको उठा के यहाँ डाल दिया गया, पहले वो यहाँ पे था, फिर उसको उठा के यहाँ डाल दिया गया। सो इस तरह जॉब रोटेशन में क्या होता है कि आप बोर नहीं होते एक ही तरह के काम से कर करके, रोज कुछ नया आ जाता है जिंदगी में, हर 6 महीने में, हर साल में। दैट इज जॉब रोटेशन। जॉब एनलार्जमेंट, कि आपने मतलब उसकी जॉब का स्कोप बढ़ा दिया, पहले वो बस इतना जिम्मेदार था, अब उसके आपने जॉब का स्कोप बढ़ा के अब वो इतना जिम्मेदार है, ठीक है। तो जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनरिचमेंट, ये प्लान्ड है, डेलिबरेट एक्शन है टू बिल्ड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रेथ एंड चैलेंज ऑफ वर्क एंड जॉब। यानी पहले अगर उसको टारगेट दिया था कि 10 कुर्सियां बनाओ, अब उसको टारगेट
हर 6 महीने में बढ़ा दिया जाता है, 15 कुर्सियां बनाओ। अब उसको टारगेट बना दिया जाता है कि 15 ऐसी इनोवेटिव कुर्सियां बनाओ, या कोई नए तरीके की बनाओ, या कोई नया डिजाइन लॉन्च करो। तो ये प्लान्ड एंड डेलिबरेट एक्शन है, सो दैट कि वो बंदा मोटिवेटेड रहे और जॉब में कुछ नयापन हो। अब जॉब एनलार्जमेंट भी हमने समझ लिया है। इट्स एन अटेम्प्ट टू वाइडन द जॉब्स बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, मतलब उसका दायरा बढ़ा देना। जॉब रोटेशन भी हमने देख ली है, ठीक है। जॉब ऑप्टिमाइजेशन, जॉब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि भाई जिस बंदे को आपने हायर किया है, क्या उसकी तमाम तर स्किल्स, पोटेंशियल्स क्या खुल के बाहर आ रही है, उसकी जॉब में यूटिलाइज हो रही है या नहीं हो रही, या उसकी बहुत सारी स्किल्स अभी कैद है, उसका वो अपने फुल पीक पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो जॉब की नेचर ही वैसी नहीं है। So job optimization में 5 core dimensions है। Number 1 skill variety, number 2 task identity, task significance, autonomy and feedback. Autonomy का मतलब है कि आपने उसको कितनी पावर या अथॉरिटी दी है। आपने टास्क सिग्निफिकेंस का मतलब है कि उसका रोल क्या है, पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, वैल्यू क्या है उस काम की, उस ऑर्गेनाइजेशन में। टास्क आइडेंटिटी कि वो पूरा पूरा टास्क करता है या सिर्फ एक सेगमेंट कर रहा है। स्किल वैरायटी क्या वो अपनी तमाम तर स्किल्स जिसके लिए हायर किया गया है वो इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहा। एंड देन गिविंग फीडबैक, उसकी परफॉर्मेंस में फीडबैक उसको दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। फीडबैक एक जबरदस्त मोटिवेटर होता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कि भाई आप अच्छा कर रहे हो या आप थोड़ा सा बस इसको ठीक कर लो, तो ये बहुत जबरदस्त एक मोटिवेशन का फैक्टर होता है। पार्टिसिपेशन एज अ मोटिवेटर, जब एम्प्लॉयज को ये फील आती है कि ये इदारा हमारा है और हम इसको मतलब चला रहे हैं और हमारा इदारा हमारा ख्याल रख रहा है, हमारे ओपिनियंस की कोई वैल्यू है इस इदारे में, तो वो एम्प्लॉयज बड़ा मोटिवेटेड फील करते हैं। तो देयरफॉर एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करवाना किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में, उनकी राय लेना, ओपिनियन लेना, ये बहुत अच्छा रहता है, उनको मोटिवेट करते हैं। देन पे एज अ मोटिवेटर, यस पे इज एन इम्पोर्टेंट मोटिवेटर बट नॉट इन ऑल केसेस, ठीक है, एंड नॉट फॉर एवरीवन। एंड ऑल्सो पे की अमाउंट पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी है जो कि मोटिवेट कर रही है सामने वाले बंदे को। All right, next types of rewards. What do people want from pay? Performance related pay, PRP. Performance related pay में incentive system आ गया, bonus आ गया, आपका अल्लाह भला करे, उसको क्या बोलते हैं, कमीशन, यस, बोनसेस एंड कमीशंस, ये दोनों पीआरपी में आ जाते हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। नेक्स्ट इवैल्यूएटिंग पीआरपी, इवैल्यूएटिंग यानी आप पीआरपी को देखें, इम्प्रूव्स कमिटमेंट कैपेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्स अदर एचआर इनिशिएटिव्स, improves focus on business performance, encourages two-way communication, allows greater supervisory responsibility, recognizes achievement. Problems क्या हो सकते हैं, subjectivity of awards, encouraging short-term focus, divisive against team working, difficulties gaining union acceptance. रिवॉर्डिंग द टीम, जब आप रिवॉर्ड करते हो तो ग्रुप रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं। तो रिवॉर्ड में कौन कौन सी चीज आ गई, ग्रुप बोनस स्कीम्स, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम्स। अदर इश्यूज में जैसे कि पेंशन्स वगैरह, ठीक है, सीनियर एग्जीक्यूटिव पे पैकेजेस, गोल्डन हैंडकफ्स, गोल्डन हैंडशेक। अभी गोल्डन हैंडकफ क्या है, गोल्डन हैंडशेक क्या है, वॉलंटरी रिडंडेंसी, शॉर्ट टर्म मोटिवेटर। इसको आप थोड़ा पढ़ें कि व्हाट इज दिस गोल्डन हैंडकफ, पढ़िए। In order to retain key employee, particularly in a business where the workforce is relatively high mobile, the organization may be prepared to offer long-term rewards such as share option schemes to retain the employer longer. This approach, using future reward to encourage staff retention, is referred to as golden handcuffs. क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो है, जो बहुत ही खास एम्प्लॉय है उसको रोकने के लिए जो है वो स्कीम्स देते हैं और इसे जो है गोल्डन हैंडकफ कहते हैं।
बिल्कुल की एम्प्लॉयज, जब कोई इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय होता है और वो बहुत सारा काम सीख चुका होता है और फिर वो सोचता है कि मैं छोड़ के चला जाऊँ कहीं और ज्वाइन कर लूँ, तो उसको सलामत रखने के लिए या उसको अपनी कंपनी के साथ अटैच रखने के लिए उसको एक अप्रोच अपनाई जाती है, जिसे कहते हैं कि फ्यूचर रिवॉर्ड की लालच दी जाती है कि भाई हम आपको फला चीज देंगे, फला चीज देंगे। कोई लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड बनाया जाता है, कोई शेयर ऑप्शन स्कीम निकाली जाती है ताकि वो स्टे करे। ठीक है, अगर कोई ऐसा स्कीम बनाते हैं तो स्कीम को क्या कहते हैं? गोल्डन हैंडकफ। क्यों कहते हैं ये? मतलब ये मुहावरतन है कि आप उससे सोने की बेड़ियां पहना दें ताकि वो कहीं और ना जाए, भाग ना सके। देन गोल्डन हैंडशेक पढ़िए। When a long serving senior expects to leave, may make additional payment called a golden handshake as a part of the termination payment. The payment may be reward for exceptional service or some circumstances that payment may be offered as an incentive to leave. When a long-serving senior executive leaves, an organization may make an additional payment called a golden handshake as part of the termination payment. जाहिर है जब कोई सीनियर बंदा छोड़ के जाता है और उसने काफी साल काम किया होता है, तो आप उसको एक एडिशनल पेमेंट एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन कहते हो, उसे टर्मिनेशन पेमेंट भी कहते हैं, इसे गोल्डन हैंडशेक भी कहते हैं, ताकि उसको एक मतलब वो एक अच्छी याद लेकर जाए ना अपने साथ, एक खुश होकर जाए. So it's an incentive, may be offered as an incentive to leave. ये भी हो सकता है कि आप किसी को निकालना चाह रहे हो नौकरी से, तो आप उसको बहुत ही तमीजदार अंदाज से, रिस्पेक्टेबल अंदाज से, क्योंकि वो इतने साल से आपके पास काम कर रहे हैं, आप उसको एक गोल्डन हैंडशेक देते हैं, आप उसको इंसेंटिव देते हैं कि अब आप मतलब काफी टाइम आपने यहाँ काम कर लिया, अब आपका वक्त आके आप जा सकते हैं. ठीक है जी. देन वॉलंटरी रिडंडेंसी होता है कि भाई लोग खुद ही छोड़ के जाना चाहते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल एक होता है रिडंडेंसी. रिडंडेंसी का क्या मतलब है बिलाल? पता नहीं. रिडंडेंसी का मतलब है कि जब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बहुत सारी ब्रांचेस हैं या डिपार्टमेंट्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मुश्किल वक्त आ गया कोविड का. अब ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है कि मैं ये 2 डिपार्टमेंट्स को बंद कर दूं या ये 2 ब्रांचेस को बंद कर, तो इसके एम्प्लॉइज कहाँ जाएंगे? तो इनके एम्प्लॉइज क्या हो जाएंगे? रिडंडेंट. रिडंडेंट इसलिए रिडंडेंट हो जाएंगे क्योंकि ये इदारा ही बंद हो गया, ये दोनों ब्रांचेस ही बंद हो गई, ये दोनों डिपार्टमेंट्स ही बंद हो गए, ये दोनों दुकानें ही बंद हो गई. सो रिडंडेंट जब आप किसी को करते हो तो अब आप एक छोटी सी पेमेंट करते हो उसको, ताकि वो अपने कहीं और मतलब 1 महीने की पेमेंट उसको दे देते हो ताकि वो अपना जब तक नौकरी कहीं और ढूंढ ले, 1 महीने का उसका अच्छा गुजर हो जाए, तो आप उसको 1 माह की एक्स्ट्रा सैलरी देकर अल्लाह हाफिज करते हो. दैट इज द रिडंडेंसी. नाउ पे कैन बी अ पावरफुल शॉर्ट टर्म मोटिवेटर. पे जो है चाहे वो बोनस की शक्ल में हो, कमीशन की शक्ल में हो, कोई रिवॉर्ड की शक्ल में हो, वो शॉर्ट टाइम मोटिवेटर है, लॉन्ग टाइम नहीं. उसका असर खत्म हो जाता है. क्यों? पैसे खत्म, मोटिवेशन खत्म. यस और नो? Yes. ठीक है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा टॉपिक जो ना समझ आया हो? नहीं. ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स भी कंप्लीट होता है. Just let us go through the content. ये तमाम चैप्टर्स हम कर चुके हैं. अच्छा, अब जो हमारा एक रहता है वो पार्ट सी का रहता है. यस, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने इसको खुद से पढ़ना है. क्या आपने इसको गो थ्रू किया था? पढ़ा था. इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ? नहीं, इसके अंदर जो ये तीसरा फ्रॉड वाला है उसका पार्ट रहता था, वो वाला मैं पढ़ा था, तो मैं पढ़ लूंगा. अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं पूछ लूंगा मैसेज कर. हाँ बिल्कुल, इससे पूछ लेना. नहीं तो अब हम अपनी क्लासेस, अगर आप मतलब चाहेंगे कि मैं ये तीनों चैप्टर्स भी आपको पढ़ाऊं, तो फिर क्लासेस जो है ईद के बाद अब रिज्यूम होंगी. ओके,
वैसे तो मेरा मशवरा यही है कि आप टाइम वेस्ट ना करके इसको खुद ही निपटा लो, और इसमें कोई ऐसी मुश्किल बातें नहीं है। मगर अगर फिर भी कोई एक जैसे पैराग्राफ है वो ना समझ आ रहा हो तो आप व्हाट्सएप में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए समझा दूंगी, ठीक है। जस्ट टू इंश्योर कि आपका वक्त जाया ना हो, डिले ना हो, नहीं तो हम ईद के बाद इसको कंटिन्यू करके इन तीनों चैप्टर्स को हम कर सकते हैं जैसे आप बोलेंगे, ठीक है। इट्स अप टू यू, आई लीव दिस अप टू। तो हमारे पास ये 19 चैप्टर्स मुकम्मल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स मुकम्मल है। अब आती है बात टेस्ट की, ठीक है। टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 एंड देन आपका फुल टेस्ट। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आप कब देना चाहोगे टेस्ट 1? एंड टेस्ट 1 बेसिकली टेस्ट 1 जो है टेस्ट 1 होगा, ईद के मैं आपको बता दूं, टेस्ट 1 होगा पार्ट ए का, पार्ट बी का एंड पार्ट ई का एंड एफ, ठीक है। तो कितने चैप्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चैप्टर्स टेस्ट 1। और टेस्ट 2 में पार्ट सी और पार्ट डी, ठीक है। तो टेस्ट 1 अब आप कब लेना चाहेंगे? ईद के बाद। ईद के बाद हम रिज्यूम हो रहे हैं, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 5 तारीख से या 7 तारीख से, इन दोनों में से कोई एक तारीख से हम रिज्यूम हो रहे हैं। चले हम आपका अगर टेस्ट 1 7th को रखते हैं, क्या कहते हैं 7th को? विल इट बी ओके? 7th हाँ टेस्ट ठीक है। अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ई, पार्ट एफ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 7 तारीख ये हो गया। फिर टेस्ट 2 होगा आपका 14 तारीख को, रख लें टेस्ट 2। ठीक है। टेस्ट 2 में सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ठीक है। अब टेस्ट 2 के बाद आपका फुल टेस्ट मैं रखूंगी, जो कंप्लीट कोर्स का टेस्ट होगा वो 17 तारीख को, ठीक है। कंप्लीट कोर्स का टेस्ट 17 तारीख को, तो 7 14 17, ठीक है। यानी कि अब आप ये जहन में रखिए एक मिनट कि हमारे जो, अल्लाह भला करे, हमारी मई की डेट्स क्या है सीबी की? मिस रंशा, सीबी की डेट्स क्या है मई की? सीबीई मई डेट्स, हाँ 7th 14 21 एंड 28। अच्छा, टेस्ट 1 में 7th को रखवा रही, ठीक है। सैटरडे तो मसला तो नहीं होगा, सीबी भी है। हाँ उसको तो ऑनलाइन, आप बिलाल ऑनलाइन दोगे ना, बस ठीक है। 7th 14th एंड देन 17। अच्छा, अब हमारे पास जो एक सीबी की डेट है वो 28 तारीख की बन रही है, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप जहन में यही रखो कि 28 को आपने F1 का पेपर देना है हर हाल में। तो उससे पहले 17 को आपका मुकम्मल टेस्ट हो जाएगा, फिर आप 19 को अपना मॉक दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके, अब देखिए 4-5 टेस्ट आपके हो जाएंगे 28 से पहले। इज दैट फाइन? ठीक है। तो 28 तारीख को अपने जहन में बना के रखो कि 28 को आपने लाजमी पेपर देना है, ठीक है। तो उससे पहले तो आपकी तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अब देखो आज 28 तारीख है, आज हम अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपके पास पूरा 1 महीना है F1 की तैयारी करने के लिए, और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा अब आपको और ज्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक है। दिस इज द परफेक्ट टाइम
कि आप अपनी 28 तक आप अपनी अच्छे से जम के तैयारी करें और 28 को फिर आपने पेपर देना, ठीक है। अब आप इसमें दोनों चीजों को शामिल रखें, आपके पास बीपीपी किट है, आप उससे सॉल्व कर रहे हो। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहले तो एक चैप्टर रीडिंग बहुत जरूरी है, चैप्टर रीडिंग करो, डेफिनेशन जैसे हमने हाईलाइट की डेफिनेशंस, उसको आपको रजिस्टर होना चाहिए दिमाग में। फिर चैप्टर के बैक साइड क्विज, ठीक है, वो करो। फिर टेक्स्ट बुक के बैक साइड पे कुछ क्वेश्चन बैंक्स है, वो करो। फिर उसके बाद बीपीपी की रिविजन किट है, वो सॉल्व करो। फिर आपके पास कैप्लन की भी किट है, F1 के लिए आप वो भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ थ्योरेटिकल पेपर है, आप इसमें अच्छा है जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हो वो करो। तो यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस इन हैंड, ठीक है। तो इस तरह आपने अपनी तैयारी रखनी है। अच्छा, एक चीज आई डोंट नो, मैंने आपको आई होप कि मैंने आपको बताई हो, क्योंकि मैं हर स्टूडेंट को ये बताती हूँ कि रिविजन किट में कभी भी आंसर्स मार्क नहीं दिया, क्योंकि रिविजन किट गंदी हो जाती है, फिर आपको आंसर्स लर्न बाय हार्ट हो जाते हैं। ऐसे नहीं करो, आप नोटबुक पे अपनी मार्क करो ऑप्शंस को। जैसे क्वेश्चन 1 आंसर आपको ए लग रहा है, आप एक रफ पेपर ले लो, उसमें ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, जो भी ऑप्शन लग रहे हैं हर क्वेश्चन का लिखो, और फिर आप चेक कर लो कि गलत हुआ कि सही हुआ, और क्यों गलत हुआ तो सीख लो, याद कर लो। ज्यादातर इसमें लर्न बाय हार्ट की चीजें हैं, और इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सिवाय लीडिंग एंड मैनेजिंग इंडिविजुअल्स एंड टीम्स, यानी पार्ट डी ऐसा सेक्शन है कि जहाँ पे थोड़ा सा मतलब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कि जिसमें जैसे हमने किया भी था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बैक साइड जो क्विज था, उसमें क्या था कि उन्होंने दिया होता कि स्टेला एक फलानी एम्प्लॉय है और वो काम कर रही है, तो बताओ वो किस तरह की एम्प्लॉय है, ठीक है। फिर फलाना ग्रुप ये काम कर रहे हैं, ये फलाने ग्रुप का इंटरव्यू हुआ है, तो बताओ ये किस तरह का इंटरव्यू। तो ये एक चीज जो है कॉन्सेप्ट वाली, वो सेक्शन डी में आ सकती है। बाकी सब जो है वो काइंड ऑफ लर्न बाय हार्ट की चीज है, नॉलेज बेस्ड, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक? नहीं। चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें बिलाल, ऑल द बेस्ट, एडवांस ईद मुबारक, एंड इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपके टेस्ट वगैरह के दिनों पे। आपको फिर मतलब आपको डेट्स जो भी हैं, आपको एक फॉर्मल अभी मैसेज भी मिल जाएगा तमाम टेस्ट की डेट्स का, और साथ ही साथ टाइम का भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।